मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आर्ट्स विद आशुतोष सिन्हा के इस विशेष कड़ी में। विशेष कड़ी इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यह एनसीईआरटी की एक पहल है। एनसीईआरटी की इस विशेष पहल में आपको मिलेगी एनसीईआरटी की सभी कड़ियाँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग इतिहास से ही प्रारंभ करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 का इतिहास मतलब एनसीईआरटी का जो पहला पुस्तक माना जाएगा, या एनसीईआरटी की शुरुआत जो आप यूपीएससी तक के लिए करना चाहते हैं, वो कहा जाता है कि क्लास 6 to 12 आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी आपका एक बेस तैयार करता है, आपका एक आधार तैयार करता है, और उस आधार को एक बेहतरीन दिशा देने का काम करता है। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के चलेंगे और चैप्टर वाइज चलेंगे। एक एक पार्ट को, एक एक तथ्य को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि सामाजिक विज्ञान का यह जो पहला पुस्तक है इतिहास, जिसमें पहला चैप्टर हमारा अतीत, या पुस्तक का नाम ही आप देख लीजिए हमारा अतीत। तो इसमें पहला चैप्टर कौन सा है और कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, किन चैप्टर्स की हम बात करेंगे, और सबसे विशेष कि इतिहास हम क्यों पढ़ें, क्या कारण है हिस्ट्री पढ़ने का, और हिस्ट्री पढ़ने से क्या लाभ होगा। तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से क्या लाभ होगा और क्या फ़ायदे हैं हिस्ट्री पढ़ने के, है ना। तो हम इन चीज़ों को देख लें, उसके बाद देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि आपका जो भी एनसीईआरटी का पुस्तक प्रारंभ होता है, उन सभी पुस्तकों में, उन सभी बुक्स में भारत के संविधान का उद्देशिका रहता है, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जो आप सबों के दिल में होने चाहिए, आप सबों को याद होना चाहिए। इसके लिए ये सभी पुस्तकों में रहता है। ये है कि हम भारत के लोग, आप दोहराएंगे, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह मेरे पहले वीडियो में आया है, बाकी सारे वीडियो में यह नहीं रहेगा, तो आप इसको याद कर लें। दूसरा चीज़ है कि हम इतिहास को क्यों पढ़ें। आप देखिए कि पहला पुस्तक है, इसलिए यह लिख दिया गया कि हम इतिहास को क्यों पढ़ें। तो इतिहास सबसे विशेष सब्जेक्ट होता है, सबसे विशेष विषय आप मान सकते हैं, जो कि आपको दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, या आप कह लीजिए कि आपके बीते हुए लम्हों के बारे में एहसास दिलाता है। आपको बताएगा कि आपका अस्तित्व क्या था, आपको बताएगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपको बताएगा कि आपका समाज किस तरीके से था, क्या संरचनाएं थी भूतकाल में समाज की, किस तरीके का समाज था, मानवीय सभ्यता का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हम जीवन को जीना प्रारंभ किए, या किस तरीके से इस धरती का निर्माण हुआ, और इस धरती के निर्माण के बाद मानव जाति का विकास किस तरीके से हुआ, और किस तरीके से मानव जाति एक सभ्यता में रहना शुरू करती है, और उस सभ्यता का विकास धीरे धीरे बाजार प्रणाली के तहत होता है, फिर धीरे धीरे आधुनिकीकरण होता है, फिर धीरे धीरे आप देखिए कि एक विशेष तरीके से तकनीकी युग आता है, और आप आज जिस तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं, उस तरीके का जीवन यापन पहले नहीं था। यानी आपका जो वर्तमान है, उसकी तुलना भूतकाल से करना, उसकी तुलना बीते हुए लम्हों से करना ही इतिहास है। इतिहास आपको बताता है कि आपका समाज कैसा था, इतिहास आपको बताता है कि आपका स्वरूप कैसा था, आपका अस्तित्व कैसा था। तो इतिहास में समाज की समस्त जानकारियाँ आपको मिलती है। प्राचीन काल में हमारा भूगोल कैसा था, प्राचीन काल में हमारी संरचनाएं कैसी थी, प्राचीन काल में हमारा समाज कैसा था, प्राचीन काल में हमारा कल्चर कैसा था, और किस तरीके से धीरे धीरे मानव जाति का विकास होने के बाद वो राजतंत्रात्मक रूप में आया,
फिर राजतंत्रात्मक के बाद औपनिवेशिक रूप में आया, और उसके बाद आज का जो आपका समाज है, जो गणतंत्रात्मक रूप में आप देख रहे हैं, संवैधानिक रूप में आप देख रहे हैं, वो आया। तो इतिहास सिर्फ बीते लम्हों के बारे में बताता है, बल्कि वो मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को बताता है कि आपका कल्चर कैसा रहा है, आपकी सभ्यता कैसी रही है, आपका समाज कैसा रहा है, आपका विज्ञान कैसा रहा है, आपका चिकित्सा प्रणाली कैसा रहा है, आपका तकनीकी ज्ञान कैसा रहा है, आपका जो है सो राजनीति कैसा रहा है, आपका आर्थिक स्थिति कैसा रहा है, शैक्षणिक स्थिति कैसा रहा है। तो समस्त डायमेंशन को पढ़ने का, सभी क्षेत्रों को जानने का, सभी क्षेत्रों को जानने और समझने का बात ही इतिहास है। तो इन क्षेत्रों के बारे में जब हम जानते हैं, जब हम समझते हैं, तो हम देखते हैं कि हम ऐतिहासिक धरातल का बोध कर रहे हैं। किस तरीके से रेलगाड़ियां आपके यहाँ चलना प्रारंभ होती है, किस तरीके से आप यात्रा करना शुरू करते हैं। तो आप देखिए कि इस तरीके से इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप उन चैप्टर्स की बात कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें मानव जाति के विकास का प्रारंभिक संकल्पनाएं आपको देखना है। उसके बाद आप देखिए अखेट, खाद्य संग्रह, भोजन उत्पादन तक, मतलब कि धीरे धीरे जीवन में बसाव शुरू होने जा रहा है। तो किस तरीके से जीवन यापन शुरू हुआ, या फिर जीवन एक जगह पे स्थायित्व की ओर बढ़ा, तो वो कैसे बढ़ा। आगे हम लोग देखेंगे आरंभिक नगर। आरंभिक नगर हमें क्या बताती है, ठीक है। उसके बाद किताबें और कब्रें क्या बताती है। फिर हम देख रहे हैं कि प्राचीन गणराज्य कैसा था, राज्य कैसा था, राजाओं का शासन कैसा था, और किस तरीके से भारत में 16 गणराज्यों का विकास होता है। इन सब पर चर्चाएं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अशोक एक अनोखा सम्राट बनता है। मतलब बेसिकली सम्राट, बेसिकली राजा, बेसिकली राजतंत्र जाना ही जाता था युद्ध के लिए, कि जो राजा जितना व्यापक युद्ध करेगा, जो राजा जिस तरीके से युद्ध करेगा, जो राजा जिस तरीके से युद्ध जीतेगा, उसका रण कौशल देखा जाएगा। और उसके बाद अगर वो राजा किसी दूसरे राजा को हरा देता है, तो उस क्षेत्र पर उस विशेष राजा का अधिकार हो जाता है और उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। लेकिन अशोक ने क्या किया था, अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग करके धम्म की नीति को अपनाया था। अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया था। ये धम्म की नीति क्या है, अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग क्यों किया, और जब अशोक युद्ध की नीति का त्याग करता है तो क्या उसके युद्ध की नीति को त्याग करने के कारण, आप देखिए कि अशोक के युद्ध की नीति के त्याग करने के कारण क्या हमें नीतियों में परिवर्तन दिखाई देता है, क्या हमें समाज में परिवर्तन दिखाई देता है, क्या हमें स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देता है। तो जी हाँ, बिल्कुल। अशोक एक अलग नीति का व्यवस्था करता है, जिसमें वो कहता है कि आज से समस्त जनता हमारी प्रजा है, और हम अब युद्ध की नीति का त्याग करते हैं, और अब हम और हमारा वंशज युद्ध नहीं करेगा, बल्कि प्रेम से रहेंगे, शांति वार्ता स्थापित करेंगे, शांति संबंध स्थापित करेंगे। ये अशोक का बात था। इसीलिए वो कहता था कि अपासाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। तो इन बातों पर चर्चाएं हम करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर कैसा था, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री का जो तौर तरीका शुरू हुआ वो कैसा था। फिर देखेंगे कि नए साम्राज्य किस तरीके से विकास करते हैं, और इमारतें क्या बताती हैं। मतलब कि बहुत सारी इमारतें बनाई गई। आप देखिए कुतुब मीनार का निर्माण होता है, आप देखिए कि उसके पहले खजुराहो के मंदिर का निर्माण होता है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण होता है, उसके पहले देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण होता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण होता है। तो इन सब इमारतों पर चर्चाएं करेंगे। इसका मतलब है कि हम विशेष रूप से ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से इस कड़ी से जुड़े रहें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अगला चैप्टर तुरंत लेके आएंगे।